हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता पहला टॉपिक है चालक एवं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को दूसरा नाम भी लिख सकते हैं कुचालक। कुचालक पहला चालक देखिए, चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह हो सकता है। कोई भी पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह होता है वो क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है वे पदार्थ जिनसे आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। जैसे चालक कौन कौन से होते हैं? चालक चांदी, तांबा, सोना, लोहा, पारा, मनुष्य का शरीर आदि। ये ऐसे चालक और चालक वे पदार्थ है जिनसे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ये उदाहरण क्या? चांदी, तांबा, सोना, लोहा, पारा। इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है उन्हें चालक कहते हैं। विद्युत का चालन होगा या फिर कहें आवेश का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब वो चालक पदार्थ होते हैं। उदाहरण है चांदी, सोना, लोहा, पारा, मनुष्य का शरीर। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ध्यान रखें। दूसरा है कुचालक। क्या है? कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक पदार्थ या फिर कहें विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का चालन उनमें से नहीं होता है तो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। या फिर कहें कुचालक पदार्थ कहलाते हैं वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है या फिर कहें विद्युत का उनमें से चालन नहीं होता है तो वो पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है तथा उनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है
उन्हें कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, वो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ होंगे। उदाहरण देखें। उदाहरण एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, कागज, सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक आदि। ये होंगे सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट की छड़, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अलावा भी एक तीसरे प्रकार का पदार्थ होता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह, कुचालक की भांति तथा सामान्य ताप पर सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। सुचालक या चालक की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे पदार्थ जो 0 केल्विन, 0 केल्विन है, ध्यान रखें, 0 ओके नहीं है, 0 केल्विन है, 0 केल्विन ताप पर कुचालक बने होंगे, उनके अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है, यानी सामान्य ताप आ जाता है, सामान्य ताप पर सुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको हम 16 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वो मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश, मुक्त आवेश कैसे होते हैं और बद्ध आवेश क्या होते हैं? मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त आवेश। और उन मुक्त आवेशों को छोड़कर जो आवेश बच गए, जो इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको कहते हैं बद्ध आवेश। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं सोडियम। सोडियम का लेते हैं उदाहरण, इसको समझने के लिए। सोडियम 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और 11 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। सोडियम 23 होता है, तो इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन। हम न्यूट्रॉन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन देख रहे हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर और न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्लस में 12 न्यूट्रॉन। ये नाभिक है। नाभिक के चार तरफ कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा
तो सोडियम 11 है, 11 को कैसे भरेंगे, इसका विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसे भरेंगे। 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भरा हुआ है। फिर 2s2 और 2p6 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेकंड कक्षा के अंदर आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मुक्त एवं बद्ध आवेश देख रहे हैं। सोडियम का उदाहरण लिया हमने, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के अंदर, 2 अंदर, और फिर दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों है, इसका नाभिक इसको कम आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नाभिक का जो आकर्षण बल है इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम है, नाभिक का इसके ऊपर आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए ये लगभग मुक्त रहता है, फ्री रहता है। लेकिन अपनी चालक की सतह से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन ये वैसे मुक्त फ्रीली एक एटम से, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु तीसरे परमाणु में ऐसे विचरण कर सकता है, लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलता। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आवेश, आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है। नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या है, मुक्त आवेश। यही इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है, चालक के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश कहलाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। सोडियम प्लस Na+ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर 11p 12n ये नाभिक है, इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके चारों 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Na+ है, Na+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो Na+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे, जो 10 इलेक्ट्रॉन, ये बद्ध आवेश होता है। इसको कहते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन बद्ध आवेश, बद्ध इलेक्ट्रॉन है। इनको ही क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। ये नाभिक से बंधे हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए हैं, इन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, इनको क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। तो मुक्त आवेश जो चालक के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश होते हैं। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन बच गए, उसको क्या कहेंगे, बद्ध आवेश। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो जिनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। इसको लिखते हैं, प्रत्येक
प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो चालक के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन लगभग स्वतंत्र अवस्था में, लगभग स्वतंत्र रूप से धातु में विचरण करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहते हैं। अब बद्ध आवेश देखें। बद्ध आवेश कौन सा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा या अतिरिक्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, जिन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन या फिर बद्ध आवेश कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हटा दें, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच गए जिन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, उन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। ये नाभिक से बद्ध आवेश, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनको निकाल पाना मुश्किल होता है। इनको नहीं निकाल सकते, इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकते। सोडियम प्लस के अंदर भी हमने देखा, Na प्लस के अंदर ये 11p12n
2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन दे। ये जो विन्यास बन गया हमारे पास 2 और 8, 1s2 2s2 2p6, ये जो विन्यास बना है ये विन्यास अक्रिय गैसों का विन्यास है। अक्रिय गैस नियोन, आर्गन, आर्गन अक्रिय गैस आर्गन का है। अक्रिय गैस आर्गन का है। तो अक्रिय गैस है तो इसका मतलब इस अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम, अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो ये विन्यास स्थायी विन्यास है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बंधे हुए हैं नाभिक से, और इनको क्या कहेंगे? बद्ध आवेश। अब नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ देखिए, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ एक तरह से एक कुचालक पदार्थ ही हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन तो नहीं होता, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव को व्यक्त करते हैं। यानी मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अपने अंदर से कोई विद्युत का प्रवाह नहीं होता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रवाह को दर्शाते हैं। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उनमें से तो विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये जो विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रवाह मीन्स प्लस आवेश को दूसरे साइड पहुंचाना, माइनस आवेश को दूसरे साइड पहुंचाना, वो ये दर्शाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। कुचालक की तरह होते हैं ये, लेकिन विद्युत प्रवाह को दर्शाते हैं। उदाहरण है इसके एबोनाइट मोम, एबोनाइट मोम, कागज, अभ्रक, तेल आदि। ये जो पदार्थ होते हैं इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बल होता है इनके अंदर। इस प्रकार के पदार्थों के परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर
नाभिक का प्रबल आकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध अवस्था में होते हैं, बद्ध अवस्था में होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थिति नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है और आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए परावैद्युत पदार्थ में विद्युत का चालन नहीं होता। ये दो प्रकार के होते हैं, ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक पहला पदार्थ है ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दूसरे हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी मतलब धनावेश और ऋणावेश, एक तरफ धनावेश होगा तो दूसरी तरफ अणु के दूसरी तरफ ऋणावेश होगा, एक तरफ धनावेश होगा तो दूसरी तरफ ऋणावेश होगा। दोनों आवेशों के वितरण केंद्र संपाती नहीं होते हैं। वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश हो, धनावेश एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती न होकर अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ध्रुवीय है तो इसका मतलब इनके अंदर नेट हर अणु के अंदर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अतः पदार्थ के प्रत्येक अणु में प्रत्येक अणु पर स्थायी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होगा और ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं और ये पदार्थ एक विद्युत
द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान रखें, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती न होकर अलग अलग होते हैं तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इनके अंदर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे अभी, और ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण है HCl, H2O आदि। HCl, H2O। HCl का देखें, Cl बड़ा अणु है, इसका मतलब Cl, और H छोटा सा अणु है, H ये हो गया, Cl ये हो गया। तो यहाँ पर जो Cl है ये Cl माइनस बन जाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है। ये Cl इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो ये Cl माइनस बन जाता है और ये H प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश आ जाता है, इधर माइनस आवेश आ गया, तो प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये एक द्विध्रुव बन गया, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव बना देते हैं, और विद्युत द्विध्रुव है तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होगा। P सदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ विद्यमान होगा। प्रत्येक अणु में, HCl के प्रत्येक अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान होगा, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। H से इलेक्ट्रॉन आकर Cl माइनस हो गए और ये H प्लस हो गया, तो माइनस प्लस विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और विद्युत द्विध्रुव है तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। P सदिश इस दिशा में होगा। ऐसे ही H2O के लिए देखें, H2O ऑक्सीजन यहां पर लगा दिया हमने, इधर H होगा, H इधर होगा, तो यहां पर भी ये प्लस होंगे, ये भी प्लस होगा, H प्लस, ये और 2 माइनस हो जाएगा, और 2 माइनस, तो यहाँ पर इधर अगर माइनस और प्लस, इधर P1 हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये भी। P1 सदिश इस दिशा में होगा। ऐसे ही माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 सदिश लगेगा, और रिजल्टेंट भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, P सदिश, P नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान है, इसका ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान है। इसके अंदर माइनस प्लस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, माइनस प्लस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, और नेट
विद्युतीय ध्रुवागुण इस दिशा में लगे। तो HCl और H2 इनके अंदर पहले से ही प्रत्येक अणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव विद्यमान है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो अणु हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के सभी अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और परिणामी विद्युत द्विध्रुवागुण शून्य होता है। परिणामी विद्युत द्विध्रुवागुण शून्य होता है। कैसे देखें, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, देखें ऐसे व्यवस्थित हैं, माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर कोई माइनस वाला आ गया, माइनस प्लस, ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस प्लस, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर माइनस प्लस, यहाँ पर कोई माइनस जुड़ा हुआ है या प्लस, ऐसे माइनस प्लस, कोई यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऐसे व्यवस्थित होते हैं, रैंडमली एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं। ये मान लिया माइनस से प्लस की तरफ इस तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके अंदर प्लस से माइनस इस तरफ होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ, और नेट जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य के बराबर होगा, क्योंकि ये अनियमित रूप से व्यवस्थित है। अनियमित रूप से व्यवस्थित है तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था पहले स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जैसे ही इसके ऊपर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये सारे के सारे जो अणु हैं, ये अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणु परावैद्युत पदार्थ के अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अगर बढ़ाते जाते हैं और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से संरेखित अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। संरेखित अणुओं की संख्या बढ़ती है, देखिए कैसे बढ़ेगी।
ऐसे अणु संरेखित होने लग जाएंगे। प्लस इधर है, मान लिया प्लस और माइनस, तो ये इस तरफ माइनस आ जाएंगे, माइनस सारे माइनस इस तरफ आ जाएंगे, और ऐसे संरेखित हो जाते हैं सभी अणु। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगा हुआ है? विद्युत क्षेत्र ई सदिश इसी दिशा में लगा हुआ है, और इसी दिशा में सभी अणु संरेखित हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस आवेश आ गया, यहाँ पर माइनस आवेश आ गया, और यहाँ पर प्लस आवेश आ गया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके पृष्ठ पर माइनस क्यू आ गया, इधर प्लस क्यू आ गया। तो इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब इसके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। इसके अंदर कोई प्रवाह नहीं होगा, लेकिन आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू बन गया, तो इसका मतलब ये भी एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ एक विद्युत द्विध्रुव बन जाता है, और इसका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा।